नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई 2 से 7वां अध्याय प्रकृति संवाद, जो कि ललित लेखन के अंतर्गत आता है, उसे लेकर आई हूँ। इसकी व्याख्या का जो वीडियो है वो मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और आज हम इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसका स्वाध्याय दिया हुआ है पेज नंबर 54 पर। ठीक है, हम इसके स्वाध्याय के साथ साथ इसमें से पठनीय, श्रवणीय, लेखनीय, अभिव्यक्ति से संबंधित या फिर संभाषणीय सभी कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न हमको ये दिया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी जो हमें सूचना दी गई है, सूचना हमें यहाँ पर इस बॉक्स में दी हुई है और इसके अनुसार ही हमें कृति करना है। तो हम देखते हैं क्या दिया है हमें। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। अब ये जो है संजाल इसके बाजू में बना हुआ है, इसको हमको इस जाल को जो है पूरा करना है जो इसके साथ संलग्न है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम संजाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दवनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के क्या लक्षण हमें दिखाई दिए जब हमने इस लेसन को, प्रकृति संवाद को पढ़ा। तो हम देखते हैं इसमें पहला लक्षण हमें ये दिखाई दिया दवनों के दर्शन से, है ना। दवनों की महक और हरितिमा ने लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेखक का ध्यान, है ना, क्या किया उसने, लेखक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दवनों को देखते ही लेखक उधर गया। उसके बाद में लेखक ने दवन के फूल अपनी बाहों में भर लिए, यानी उनको अपने हाथों से अपने नज़दीक ले लिया। ठीक है, उसके बाद में है फूलों की महक लेखक की सांसों में गुनगुनाने लगी। उसमें लगे हुए सुंदर मनमोहक और सुगंधित फूल जो थे उनकी महक जो है लेखक की सांसों में गुनगुनाने लगी। और यहाँ है लेखक की हथेलियाँ फूलों की महक से गमगमा गई। जब उन्होंने उन फूलों को अपने हाथों में, अपने बाहों में भर लिया तो उन फूलों की महक से उनकी हथेलियाँ जो है वो गमगमा गई, यानी उसमें उन हथेलियों में जो है भरभरा के उन फूलों की खुशबू आने लगी। अब यहाँ पे हम लोग ये सब लिखेंगे कैसे, तो ये तो हमको जो है पैराग्राफ दिया हुआ ही रहता है ना, परिच्छेद जिसको बोलते हैं, और उस परिच्छेद में से ये प्रश्न बनता है, तो हमको ये सब एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि पाठ में आई वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। वनस्पति यानी हर्ब, है ना, जितनी भी वनस्पतियां हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दिया है क्रमांक, लताएं, पौधे और वृक्ष। क्रमांक में हमको नंबर्स लिखना है। लताएं में ऐसे जो कि किसी के सहारे से चढ़ती हों, जिनको बेल बोला जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई फलों की, सब्जियों की और फूलों की भी बेल होती है, जैसे चंपा की बेल होती है, चमेली की बेल होती है ना, इस तरीके से। और अपना ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें मतलब जिनकी बेल होती है, तो उन सबको हम लताओं के अंतर्गत लिखेंगे। पौधे के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि खूब बड़ी नहीं होती है, खूब ऊंची नहीं होती है, वो एक श्रब से थोड़ी बड़ी होती है। उन सब चीज़ों को हम पौधों के अंतर्गत ले लेंगे, उन्हें हम पौधे कहते हैं। जो हमारी कमर तक बढ़ते हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंधे तक या हमारे सिर तक 5 फुट तक के बढ़ने वाली चीज़ को हम पौधे बोल सकते हैं। और वृक्ष जो होते हैं वो 5 फुट से सब बड़े होते हैं, उन्हें वृक्ष बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि लताओं में क्या आएगा, पौधों में। वो हर श्रृंगार को भी पौधा बोल देते हैं, सहजन को भी पौधा बोल देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता। या कभी तो यहाँ पे दवन लिखा है तो दवन नहीं समझ में आए तो पता पड़े कि वो वृक्ष के अंतर्गत आता है, जबकि एक छोटा सा पौधा होता है जिसके फूल बड़े सुगंधित होते हैं। तो हम देखते हैं हमको यहाँ दिया पाठ में आई वनस्पति, यानी हमको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिए हुए नहीं है जिनमें से चुनना है। तो पाठ में आई वनस्पतियों में लताओं में सिर्फ हमको एक ही मिला है नाम, वो है गिलोय। पौधे जब हमने ढूंढे पूरे लेसन में प्रकृति संवाद में, तो हमने देखा दवन, अड़हुल,
तुलसी और बेला, ये 4 तरह के हमको पौधे मिले जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, और इसीलिए तो दवन के फूलों को मतलब लेखक ने जो है अपनी बाहों में भर लिया था, है ना, क्योंकि वो इतने नीचे लगे हुए थे। वृक्ष हरसिंगार का, यानी कि जिसको आप बोलते हैं पारिजात, है ना, उसको हरसिंगार भी बोला जाता है। तो फिर हरसिंगार का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, जिसके बारे में हमने इस लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। सहीजन, सहीजन का वृक्ष है ना, उसकी जो फलियां होती है सहीजन की वो। उसके बाद में अमरूद, अमरूद का अमरूद यानी गुआवा, है ना, उसको पेरू भी बोला जाता है, या किन्हीं किन्हीं जगहों पर उसको जाम भी बोला जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाता है। 3rd नंबर का हम देखते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए हर श्रृंगार में ऋतुओं के अनुसार होने वाले बदलाव। अब हर श्रृंगार में जो है ऋतुओं के अनुसार कौन से बदलाव होते हैं, तो वो इतनी सी जगह में आएंगे नहीं, इसलिए हमने यहाँ इस तरीके से लिख के रखे कि बसंत ऋतु में होने वाले बदलाव। सबसे पहले हमको बसंत ऋतु दी हुई है, तो हम बसंत ऋतु के बदलाव को देख लेते हैं कि बसंत ऋतु में ये सारे बदलाव होते हैं। कौन से? इस ऋतु में हर श्रृंगार के भीतर सोई हुई ऊर्जा जगने लगती है। हमने ये लेसन पढ़ा तब देखा कि क्या होता है कि हर श्रृंगार का जो वृक्ष रहता है वो एक समय आने पर पूरी तरह से एकदम लकड़ी नुमा हो जाता है, उसमें पत्ते का नाम नहीं रहता और खूब सूख जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ मर गया हो। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, उसके भीतर कहीं सोई हुई जो ऊर्जा रहती है वो जग जाती है, उसमें फिर से प्राण आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब वो फिर जिंदा हो रहा हो और वह फिर से नई शाखाओं और नए पत्तों से लग जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे नए नए पत्ते आने लग जाते हैं और फिर वह हरियाली से भरपूर हो जाता है। वहीं हम देखते हैं शरद ऋतु का, तो शरद ऋतु ऐसी, इसमें क्या होता है, तो इस ऋतु में हर श्रृंगार, अच्छा हमको लिखना है हर श्रृंगार पेड़ के बारे में, इसी के बारे में, वृक्ष के बारे में ही लिखना है। तो हमको शरद ऋतु में इसके साथ में क्या होता है, तो इस ऋतु में हर श्रृंगार में रात के समय खूब फूल खिलते हैं, है ना। जैसे वसंत ऋतु में इसमें पत्ते आ जाते हैं, नई नई शाखाएं, फिर से प्राण आ जाते हैं ना, फिर कलियां आ जाती है, और शरद ऋतु में जो है इसके फूल खिलने लगते हैं। और यह वृक्ष कैसा लगता है, रात में तारों भरे आसमान सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे रात में आसमान के ऊपर खूब तारे खिले हुए हों, क्योंकि इसके फूल जो सफ़ेद होते हैं एकदम तारों जैसा ही उसका आकार होता है। इसकी खुशबू वातावरण में चारों ओर फैल जाती है और सुबह ये सारे फूल धरती पर सफ़ेद चादर के समान बिछ जाते हैं। इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हें हवा के झोंकों से ही ये ज़मीन पर गिर जाते हैं, और थोड़ा सा अगर इस पेड़ को हिला दिया जाए तो बच्चे कुचे भी पूरे ही नीचे गिर जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक सफ़ेद चादर बिछ गई हो, खुशबूदार वो भी, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि क्या है। तो हमें याद दिया है कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्दों को बनाइए। तो उपसर्ग और प्रत्यय, आपका उपसर्ग पता है किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। लेकिन जब किसी शब्द के पहले लगते हैं तब भी और बाद में लगते हैं तब भी इनके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग या प्रत्यय शब्द कहा जाता है। अब जैसे समय, समय के लिए और कोई अभी तक उपसर्ग या प्रत्यय नहीं बना है, तो समय के साथ लिए पहला उपसर्ग ये रहेगा असमय, है ना, क्योंकि कुसमय हो नहीं सकता है, बेसमय हो नहीं सकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। असमय ये एक ही होगा, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। और समय का प्रत्यय युक्त शब्द जो होता है वो सामयिक यही होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। समयानुसार, समयानुसार ये आप एक कर सकते हैं, लेकिन वो उसको उसार, नुसार, ये इस तरीके के जो प्रत्यय है वो बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं, पर आप लिख सकते हैं समयानुसार। ठीक है, यहाँ पे एक मैं आपको लिख देती हूँ, समयानुसार। ठीक है, बल, बल के लिए हमने उपसर्ग युक्त शब्द बनाया सबल, बल के लिए हमने प्रत्ययुक्त शब्द बनाया बलशाली। प्रभाव के लिए हमने बनाया कुप्रभाव, और प्रभाव का प्रत्यय बनाया हमने प्रभावित, इत प्रत्यय हमने इसके अंदर लगाया, इसमें आली प्रत्यय लगाया। ठीक है, इसमें भी इक प्रत्यय लगाया, सामयिक, है ना, इक प्रत्यय। नुसार,
उसार प्रत्यय है ना। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ज्ञान अज्ञान, अ उपसर्ग और ज्ञानी ई प्रत्यय लगा दिया है हमने यहाँ पर। 5वां प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। तो अड़हुल की विशेषताएं, अड़हुल की विशेषताएं ने अड़हुल के पेड़ जिसमें क्या बोलते हैं, छोटा सा पेड़ था जो एक बड़े से पेड़ के नीचे लगा हुआ था, और वो लेखक को बोलता है कि अरे मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, मैं भी तो यहाँ पे हूँ, है ना। तो उस पेड़ के बारे में, तो अड़हुल बड़े पेड़ के नीचे लगा हुआ एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। पहला इसका ये हो गया, इसमें 4 हमको पॉइंट लिखना है ना, इसलिए। दूसरा पॉइंट इसका होता है कि उसके फूल लाल रंग के मंगल कलश के समान होते हैं, यानी कलश जैसे वो अपने सिर के ऊपर लेकर खड़ा हो, इस तरीके के उसके फूल होते हैं और एकदम लाल रंग के। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है कि वह लेखक के समय को रंगता रहता है, यानी लेखक जब सुबह सुबह उठकर अपने बगीचे में जाता है तो उन फूलों को देखकर जो है उसका मन रंगीन हो जाता है और उसका मन जो है ऊर्जावान हो जाता है। चौथा हम देखते हैं पॉइंट क्या है, तो लेखक को एक प्यारी सुबह मिले, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि लेखक की जो सुबह होती है वो बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है और उसमें उसकी अड़हुल के पेड़ की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्रमानुसार ऋतुओं के नाम लिखिए। तो क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखते हैं तो पहला आता है वसंत ऋतु, दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु, फिर आता है वर्षा ऋतु, फिर आता है शरद ऋतु, उसके बाद हेमंत ऋतु और फिर आता है शिशिर ऋतु, ठीक है। शिशिर ऋतु सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड, यहाँ भी कम ठंड, यहाँ जो है बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आइए अब हम इस लेसन में जो पठनीय, श्रवणीय, संभाषणीय दिए हुए उनको देख लेते हैं। तो अब पहला आपको पठनीय जो है पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है, ठीक है। 52 का हम पठनीय देख लेते हैं कि इसमें दिया है प्रश्न कि फूलों से बनने वाली औषधियों की जानकारी अंतर्जाल पर पढ़िए। अब आपको जो है फूलों से बनने वाली औषधियों के बारे में इतना कुछ पूछा तो जाने वाला नहीं है, परंतु फिर भी हमें एक पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, फूलों से बनने वाली चीज़ें क्या हो सकती है ना, औषधियाँ। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और हो जाए कभी कि आपको स्वमत लिखने के लिए इसमें से आ जाए, तो फूलों से बनने वाली औषधियाँ इस प्रकार है कि भारतीय चिकित्सा का पारंपरिक रूप है आयुर्वेद, क्योंकि फूलों से बनने वाली जो औषधियाँ, तो ये किस चीज़ में आ जाएगा, आयुर्वेद के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं आयुर्वेद, पारंपरिक रूप है आयुर्वेद, यह बीमारियों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। बीमारियों को ठीक करने में जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें किसी भी औषधीय वृक्ष के जड़ से लेकर तना, फूल, पत्ते एवं फल, बीज तक का औषधीय उपयोग भारतीय सदियों से करते चले आ रहे हैं, यानी पेड़ का, पौधे का, वृक्ष का कोई भी एक भाग ऐसा छोड़ा हुआ नहीं है जिससे कि औषधियाँ न बने। और अब पूरे विश्व में विश्व ने आयुर्वेद के महत्व को समझा है। कई विकसित देश भी अब आयुर्वेद की राह पर चल पड़े हैं। अब हम देखते हैं कि पहले तो आयुर्वेद को कोई मानता नहीं था, है ना, आयुर्वेद को फालतू माना जाता था, और कि काढ़ा वगैरह ये जो प्रकार होते हैं ये एकदम बेकार फालतू के होते हैं। लेकिन आज के समय में जो है विकसित देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे देश भी जो है वो इन सब चीज़ों को मान रहे हैं कि आयुर्वेद जो है महत्वपूर्ण औषधीय गुण लिए हुए है और इससे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। अब इसमें जो है हमारे यहाँ के जो बाबा रामदेव है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनकी जो पतंजलि जो उनका व्यवसाय है पतंजलि का, और उससे संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ औषधियाँ वगैरह होती हैं वो सारी जो है देश में धूम धड़ाका मचा रही है ना, आपको पता ही है। तो आगे देख लेते हैं कि आयुर्वेद में कई प्रकार के फूलों से दवाइयाँ या औषधियाँ बनाई जाती है, जो इस प्रकार से हैं। अब पहला फूल हमने लिया है गेंदे का। गेंदे का फूल सबके पता रहता है सबको, है ना, तो इसलिए हमने उसको पहले लिया है कि इसकी पत्तियों के रस को धूप की झुलसन, दाग और मुहासों पर उपयोग किया जाता है, यानी इसके फूलों की ये दवाई बनती है। और उसको जो है हम लोग ये
टेनिंग से बचने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दाग और मुहासों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी होता है। तो इस तरीके से गेंदे का फूल जो है उससे बनी हुई दवाइयाँ बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा गुड़हल जो है उसको जास्वंद के नाम से भी हम जानते हैं, लाल रंग का जो फूल होता है। तो इसके फूलों से बालों की समस्याओं से छुटकारा पाया जाता है। इन्हें सलाद गार्निश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, गुड़हल के और जासवंद के फूलों को, है ना। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इनको सुखा के जो है फिर इनकी गार्निशिंग इस पर की जाती है सलाद के ऊपर। और बालों की समस्याओं के लिए इससे शैम्पू बन जाते हैं। इनके फूलों को कुचल कर जो है बालों में लगाने से ये कंडीशनर का काम करते हैं इस तरीके से, और बालों की कई समस्याओं को जड़ से दूर कर देते हैं। इस प्रकार इसके फूलों का यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा हमने लिया है एप्पल और ऑरेंज के फूलों को खाया जाता है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण तो होते ही हैं। विशेषतः त्वचा के निखार एवं आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेवेंडर के फूलों को हम देख लेते हैं कि लेवेंडर के जो फूल होते हैं ये एंटीसेप्टिक होते हैं और बालों की रूसी को दूर करने के लिए इनसे शैम्पू भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ खुशबूदार होने के कारण इनका इस्तेमाल दही एवं आइसक्रीम में भी किया जाता है। आगे देखते हैं गुलदाउदी। गुलदाउदी छोटे छोटे कागज जैसे दिखने वाले फूल होते हैं ना। तो गुलदाउदी इसे कैमोमाइल की तरह चाय में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स के अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह हर श्रृंगार जो अभी हम प्रकृति संवाद में हमने पढ़ा, वो सफ़ेद फूल जो है चादरों के समान बिक जाते हैं वगैरह। तो वो कि इसी तरह हर श्रृंगार चंपा, चमेली, रात रानी, जूही, मोगरा, कमल, गुलाब, रजनीगंधा, अर्जुन, अगस्त्य, सदाफुली, अमलतास, कनेर, बेला, केवड़ा आदि के फूल घरों के आंगनों की शोभा बढ़ाने के साथ ही कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। और इन सब सुगंधित फूलों की खुशबू से जो है तनाव, मानसिक तनाव जो है वो दूर हो जाता है और मनुष्य ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगता है। आइए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कि इसमें दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है। तो दूसरा प्रश्न आपका इस तरीके से है। इसी के नीचे फूलों से बनने वाले औषधियों के नीचे आपको दिया है लेखनी में, और ये आपको निबंध के रूप में लिखने के लिए अवश्य रूप से आ जाता है। तो बढ़ती आबादी, कटते वन, प्रदूषण से प्रभावित होता है जनजीवन। इस पर अपने विचार लिखिए। आइए हम इसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से तैयार किया हुआ है, देख सकते हैं आप कि बढ़ती जनसंख्या की विकरालता का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। जनसंख्या का सीधा सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, जो जनसंख्या के आधिक्य से अपना संतुलन खो बैठती है। जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो प्रकृति का संतुलन जो है वो खो बैठती है पृथ्वी, और फिर शुरू होता है असंतुलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव, जिससे हमारा समस्त जैव मंडल प्रभावित होता है। जैव मंडल यानी संपूर्ण आकाश, पाताल, पृथ्वी, सब कुछ उससे प्रभावित होता है। समझ में आया आपको। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या है। तो बढ़ती कटते वन और प्रदूषण इन्हीं में से एक है, यानी ये भी प्रभावित होते हैं। तो कैसे? बढ़ती जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताएं, है ना, प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति न हो पाने के कारण वह आधुनिक विज्ञान को अपनाकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने में लग गया है। यानी मनुष्य जो है उसकी बेसिक आवश्यकताएं क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। और आज के समय में जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कोविड-19, कोरोना वायरस, इस समय में तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत मनुष्य को वास्तव में होती है नहीं। वो अपने आप फिर उन आवश्यकताओं को बढ़ाता जाए और पूरा करता जाए, वो बात अलग है ना। तो ये आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और जो मकान है, इनकी पूर्ति भी
जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए। रहने के लिए जगह कहाँ से पैदा की जाए, तो वन काटे जाते हैं। वहाँ पर जगह बनाकर वहाँ घर बिल्डिंगें तान कर उसमें लोगों को रखा जाता, लोग उसमें रहते हैं। और दूसरी बात, पहले सिर्फ ज़मीन पर घर बनते थे, अब इतनी जनसंख्या वृद्धि हो गई कि घर 50-100 मालों तक जो है पहुँच चुके हैं और लोग उसमें रहने लगे हैं। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस अनुपात में जो है प्रकृति पर पेड़ों को भी बढ़ना चाहिए ना, तो हम उनको तो काटते चले जा रहे हैं। अब हम आगे वही देखते हैं कि यहीं से तो सारा गड़बड़ जो है शुरू हो जाता है। तो पूर्ति न हो, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति न हो पाने के कारण वह आधुनिक विज्ञान को अपनाकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने में लग गया है। कौन? मनुष्य। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है शहरीकरण, जंगलों को काट के शहर बनाना। जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास की समस्याओं के फलस्वरूप शहर अनियमित बढ़ते रहे हैं, क्योंकि आवास की रहने की समस्या हो गई है। तो जहाँ जगह मिलती है वन दिखते हैं काट के और वहाँ घर बना दिए जाते हैं। इस तरीके से अनियमित रूप से शहर जो है बढ़ते चले जाते हैं, है ना। शहरों की अनियमित वृद्धि होती रहती है और इनके लिए सर्वाधिक हानि वनों की ही होती है। जंगल को काट के ही तो ये बनाए जाते हैं। वन काटकर आशियाने बन जाए तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है ना। अगर वन काट दिए, आशियाने यानी घर बना लिए, तब फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रहण करने वालों की संख्या में तो वृद्धि होती है। जैसे जितने जनसंख्या बढ़ेगी उतना ऑक्सीजन लेने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु ऑक्सीजन देने वालों की वृद्धि न होकर कमी होती जाती है। यानी जो पेड़ है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और बाहर जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। तो उनकी तो कमी होती जा रही, ऑक्सीजन देने वालों की अर्थात पेड़ों की जो है वृद्धि न होकर कमी होती जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब डीजल, पेट्रोल, कोयला इनके दोहन और उपयोग दोनों की वृद्धि वायु को प्रदूषित और कर देती है ना। यानी अब जैसे तैसे जो बचा कुचा वातावरण है वो ये चीज़ें जो है डीजल, पेट्रोल और कोयला ये खराब कर देती हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण वैसे ही झाड़ काटने के कारण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी लेयर बढ़ती जा रही है। और ऊपर से जो डीजल पेट्रोल है उसका दोहन ज़्यादा, क्योंकि जितनी जनसंख्या उतनी गाड़ियाँ, उतनी चलाने वाले, उतना ही पेट्रोल। तो वो जो पेट्रोल का धुआं छूट रहा है वह जो वायु को प्रदूषित कर रहा है वो और अलग ही है ना। तो उससे जो है वायु भी प्रदूषित हो रही है। अब हम यहाँ पे पहले तो प्रदूषण का अर्थ देख लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि सब लिख लेते हैं, लेकिन उस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वही पता नहीं होता है बच्चों को, है ना। तो हम देखते हैं प्रदूषण का अर्थ ही है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना। जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है उसके अंदर हम दोष पैदा कर दें, उसे प्रदूषण कहा जाता है। उसका ये है कि न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना यानी खाने का सामग्री है ना, और न ही शांत वातावरण मिलना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और क्या केमिकल से के रूप में जो धरती में मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है वो, और ध्वनि प्रदूषण। हमको यहाँ पे सारे रूप दिखाई दे रहे हैं। बस हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जल, थल, ध्वनि और वायु, है ना। इस तरीके के हमने नहीं लिखे, ठीक है। तो विज्ञान ने जहाँ मानव को कई वरदान दिए हैं, यानी विज्ञान ने जो है बहुत प्रगति की है, हमें कई चीज़ों में से बचाया है ना। तो विज्ञान ने जहाँ मानव को कई वरदान दिए, उनके लिए बहुत भगवान से भी बढ़कर सिद्ध हुए हैं, तो दूसरी तरफ अभिशाप भी दिए हैं, यानी हमें श्रापित भी किया है। कैसे? और प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से ही जन्मा है, यानी प्रदूषण का जन्म ही विज्ञान से हुआ है। और इसके कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वह है जनजीवन, लोगों का जीवन, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जो इसको सहने के लिए मजबूर है ना। जो साधारण लोग हैं, जनजीवन है, वो इसको सहने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान जो है प्रगति की राह पर निकल पड़ा है, और जो उस राह पर दौड़ लगा रहे हैं वो जा जाकर नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं। उनका नाम जो है संसार में
होता चला जा रहा है और इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व माल्थस नामक अर्थशास्त्री, एक अर्थशास्त्री हुआ था जिनका नाम था माल्थस, और सैकड़ों साल पहले जो है उन्होंने कुछ बात लिख कर रखी थी। कोई बात देखते हैं, उन्होंने अपने लेख में लिखा है, उनकी किताब में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने अपनी किताब में? कि यदि आत्मसंयम और कृत्रिम साधनों से बढ़ती जनसंख्या को, अभी हम इसको देखते हैं, कि अगर यदि आत्मसंयम यानी स्वयं के ऊपर संयम और कृत्रिम साधनों से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, है ना। अगर हमने स्वयं संतुलन नहीं रखा बना के और नियंत्रण नहीं रखा जनसंख्या वृद्धि पर, तो फिर ये प्रकृति स्वयं अपने क्रूर हाथों से यानी बहुत कठोर हाथों से जो है नियंत्रण करने का प्रयास करेगी। ये इन्होंने कईयों सालों पहले जो है लिख कर रखा है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि और यदि हम अपने चारों ओर के आज के वातावरण के संदर्भ में विचार करें, इन्होंने ये सालों पहले लिख के रखा हुआ है, और यदि हम आज अपने चारों ओर के आज के वातावरण के, आज इस समय के वातावरण के संदर्भ में विचार करें तो पाएंगे कि प्रकृति ने अपना क्रोध प्रकट करना प्रारंभ कर दिया है, यानी प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखाना प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस हम सुनते हैं, ओजोन परत में छेद, प्रदूषण के साथ पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान, है ना। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है ना। और समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। समुद्र का जल स्तर जो है वो पहले की अपेक्षा अब ऊपर उठता चला जा रहा है, ये जो कि खतरे की एक घंटी हो सकता है। पहले जो वाष्पीकृत जल ऊपर आकाश में जाता था और वो जल पानी बनकर नीचे बरसता था, अभी होता क्या है, थोड़ा जितना जल जाता है वाष्पीकृत बन के जाता है, उससे कहीं ज़्यादा जल जो है वो तापमान में वृद्धि के कारण वापस धरती की तरफ आ जाता है। आज सन 2020 में पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की मार को सह रहा है। आज की बात हम कहें ना तो ये जो टॉपिक है ये तो बिल्कुल ये हो जाएगा। आज तक हम सालों से जो लिखते चले आ रहे हैं वो आज जो कोविड-19 है उसने तो सालों के लिखे हुए को बदल दिया है ना। तो आज हमको इस स्तर से भी सोचने की आवश्यकता है, और इसीलिए आज जो आप 10वीं में पहुंच गए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी कि जब आपको ये टॉपिक मिलता है तो आप इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे को लिखें, ये आप ही की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो आज सन 2020 में पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की मार को सह रहा है। आज तक दुनिया में जितने भी महासंकट आए, बहुत सारी बीमारियाँ आई, प्लेग की बीमारी, छूत की बीमारी, कोढ़ की बीमारियाँ, ये सब छुआछूत से फैलने वाली बीमारियाँ थी, है ना। और बहुत सी बीमारियाँ थी, कुष्ठ रोग, कोढ़ नहीं कुष्ठ रोग की बीमारियाँ, है ना। तो ऐसे फिर उसके बाद में चेचक, उसके बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि जिन्होंने महामारी का रूप ले लिया था, ऐसे महासंकट बनकर हमारे पृथ्वी पर आए, पर उन्होंने पृथ्वी पर किसी विशेष भाग को ही प्रभावित किया था, है ना। कुछ भाग पर यहाँ ये चीज़ हो गई, यानी पूरा विश्व जो है उसकी चपेट में कभी आया नहीं था, परंतु कोविड-19 ने तो पूरे विश्व को प्रभावित करके अपना विकराल रूप दिखा दिया है, विकराल रूप दिखा दिया है। विश्व की गतिविधियां थम सी गई हैं। विश्व भर में लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगता है जैसे प्रकृति ने हमें बदलने की अंतिम चेतावनी दे दी हो। जैसे लगता है जैसे ये आखिरी चेतावनी हो, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी चीज़ होती थी, कोई भी परेशानी होती तो वो किसी एक विशेष स्थान पर होती थी, है ना, उसी क्षेत्र में होता था उसका प्रभाव, और जो है दूसरे देश उनकी मदद करके उनको उसमें से उबरने के लिए मदद करके उबार कर बाहर ले आते थे। लेकिन अभी तो पूरा विश्व उसमें फंस गया है, सभी दूर ये जो कोरोना वायरस है वो फैल गया है। तो ऐसा लगता है, और पूरा विश्व बंद पड़ गया है,
अमेरिका से लेकर तो भारत तक आप देख लीजिए, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है ना। विश्व में कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि जो चालू हो अभी और कार्य जो पहले जैसा चल रहा हो, नहीं, तो सब दूर पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। तो इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने हमें अंतिम चेतावनी दे दी हो बदलने की, कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी अभी बदल जाओ, नहीं तो तुम्हें बदलने का अवसर जो है फिर कभी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति ने आज विज्ञान को लपेट कर अपने स्थान पर बैठा दिया है, यानी प्रकृति ने कहा है कि विज्ञान को उठाया, उसे समेटा और एक जगह पे रख दिया कि तुम अब यहीं बैठे रहो, जो है तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते हो। बता दिया है कि प्रकृति से बढ़कर कभी भी विज्ञान हो ही नहीं सकता। जो प्रकृति है उसने विज्ञान को उसका स्थान दिखा दिया है कि जो तुम मुझसे कभी भी बढ़कर हो ही नहीं सकते। तो प्रकृति जब चाहे उसे चकनाचूर कर सकती है, और उन्होंने उसे इस तरीके की धमकी भी दे डाली है प्रकृति ने कि तुम्हें हम जब चाहे तब चकनाचूर भी कर सकती हैं। तो आज का समय निश्चित ही हमारे लिए संकटों भरा अवश्य है ना। आज का समय हम लोग बहुत संकटों का सामना कर रहे हैं, और निश्चित रूप से संकटों से भरा हुआ ही समय है जिससे उबरना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। परंतु यह हमें बहुत कुछ सिखाकर और मुख्यतः सही और गलत की समझ देकर ही जाएगा। यानी जिस भी समय कोरोना वायरस के संकट से हम उबरेंगे, बाहर आएंगे, और फिर से हमारा सामान्य जीवन जब शुरू हो जाएगा, तो वो सामान्य जीवन जीते समय क्या हम वैसे ही रह पाएंगे, हमारी सोच वैसी ही रह पाएगी जैसी आज है? तो नहीं, मनुष्य जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा, और उसकी सोच की दिशा बदल जाएगी, उसकी आवश्यकताएं बदल जाएंगी, और मुख्यतः सही और गलत की समझ जो है वो उसमें आ जाएगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा। मनुष्य को अपने आप पर संयम रखना सिखा कर जाएगा। अब जो कोरोना वायरस है वो सबसे बड़ा बदलाव क्या करेगा, तो मनुष्य को स्वयं के ऊपर संयम रखना सिखा देगा कि कुछ करने से पहले मनुष्य ये जरूर सोचे कि क्या यह मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्या नहीं है, तो अपने ऊपर संयम रख के जो है उस चीज़ को त्याग दो, उस चीज़ को मत अपनाओ। तो इस तरीके से जो है मनुष्य को वो सबसे बड़ा जो गिफ्ट देकर जाएगा, वो अपने आप पर संयम रखना सिखा कर जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको प्रकृति संवाद ये जो है इसमें अभी और बचा है, अभी और इसके बन रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका है कि वन भोज महोत्सव का आयोजन कब, क्यों और कहाँ किया जाता है, इसके बारे में बड़ों से सुनिए तथा कक्षा में सुनाइए। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि वन भोज का कहाँ ये रहा है ना, देखते हैं। वनभोज के लिए बहुत छोटा सा है ये, 1-2 मिनट का। आपको ये वीडियो बड़ा ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें सारी आवश्यकता की आपकी चीज़ें जो है मैंने एक ही स्थान पर दे दी है। तो वनभोज महोत्सव का आयोजन भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक किया जाता है। 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि मंत्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था, अर्थात इसको चालू किया था, है ना, लागू किया था। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि वन हमारे जीवन का आधार है, और इसलिए हमें अपने जीवन को ही नष्ट नहीं करना चाहिए। वन हमारा जीवन है, हम उसी को नष्ट कर रहे हैं, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। यह महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है ना, हमारे यहाँ पूरे देश में इस महोत्सव को, वन महोत्सव को मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब जो अंतिम हमारा क्वेश्चन बच जाता है वो संभाषणीय के अंतर्गत आ जाता है, और संभाषणीय में आपका ये जो टॉपिक है, प्रकृति हर पल नया रूप धारण करती है, इससे संबंधित अपने आसपास के उदाहरणों को देकर अपने मित्रों से संवाद कीजिए। ये आपको निबंध के रूप में आता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या हम इसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए, संभाषणी में प्रकृति का रूप, प्रकृति हर पल नया रूप धारण करती है। अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं इसको, ज़्यादा समय न लेते हुए। प्रकृति का रूप या कहे विभिन्न रूप कभी भी खत्म न हो सकने वाला एक विषय है, ठीक है। प्रकृति की सुंदरता को देख
कठोर से कठोर व्यक्ति भी कुछ क्षण ठिठक सा जाता है, यानी रुक सा जाता है। इतनी सुंदर प्रकृति की जो सुंदरता है किसी को भी मन को मोह लेती है और उसको जो है हिप्नोटाइज कर देती है ना। हर पल हम इसके बदलते रूप को देखते हैं। कितनी आसानी से सभी बदलावों को प्रकृति स्वीकार कर लेती है। प्रकृति में कितने बदलाव होते हैं जिसको वो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेती है। हर बार नया रूप धारण करने के लिए तैयार रहती है ना प्रकृति। हमें प्रकृति से बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। प्रकृति जिस तरीके से बदलाव को स्वीकार करती, मनुष्य अपने जीवन में बड़ी आसानी से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता है। और जब उसके जीवन में किसी चीज़ में बदलाव लाने को कहा जाता है तो वो सीधा बोलकर अलग हो जाता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं अपने में बदल नहीं कर सकता। परंतु हमें प्रकृति से बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो जीवन में छोटा सा बदलाव भी नहीं करना चाहता। छोटी से छोटी कंफर्ट जोन जो होता है उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। वह अपने आरामदायक अवस्था अर्थात कंफर्ट जोन जो है उससे बाहर निकलकर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहता। एक बार अगर वो कंफर्ट जोन में चला जाए तो फिर वो उसमें से निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहता, चाहे जो हो जाए। तो अब देखते हैं प्रकृति कब शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु को स्वीकार कर लेती है। इतना बड़ा बदलाव कितनी आसानी या कहे आराम से बिना आवाज़ के हो जाता है, जैसे कि रेल एक पटरी से दूसरी पटरी पर कब अपना रास्ता सहजता से बदल लेती है पता ही नहीं चलता, है ना। प्रकृति में जितने भी बदलाव होते हैं, मौसम के बदलाव होते हैं, ऋतुओं के बदलाव होते हैं, वो इतने गुपचुप तरीके से बिना आवाज़ के हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि ये बदल कब हो गए। जैसे रेल में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो रेल अपनी दिशा को कब बदल लेती है, अपनी पटरी को कब बदल लेती है, हमें पता ही नहीं पड़ता। इतनी सहजता और आसानी से जिसका किसी को कानो कान खबर भी ना हो और काम हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति अपना काम करना कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, है ना। घने अंधेरे में भी वो अपना काम करती ही रहती है और दिन के उजाले में भी वो अपना काम करती रहती है। सतत निरंतर कार्यशील रहती है पृथ्वी। तो निसर्ग किस तरह बदलता है, यानी प्रकृति किस तरह बदलती है, कैसे इन नए नए बदलाव को स्वीकार करता है, कैसे कर लेता है इन बदलाव को स्वीकार। शीत ऋतु खत्म होने पर वह ग्रीष्म ऋतु को अपने में समा लेता है। जैसे ठंड की ऋतु चली जाती है, गर्मी की ऋतु को अपने अंदर समा लेता है। जैसे कि अभी इस समय अब ये ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। अभी शीत ऋतु थी, खत्म हो गई, अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई, है ना। और कब कैसे धीरे से पृथ्वी के निसर्ग में बदलाव हो जाते हैं हमें समझ में भी नहीं आते। उसी प्रकार गर्मी के बाद वह बरसात या वर्षा के रंग में रंग जाता है। और जैसे ही गर्मी चली जाती है वो बरसात के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है। निसर्ग सिर्फ इतने ही बदलाव को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ इतने मौसम के 3-4 जो बदलाव है यही नहीं होते, बल्कि उसके साथ कई और चीज़ें भी बदलती रहती है। बल्कि निसर्ग में इनके साथ में कई और चीज़ें होती हैं जो बदलती रहती है। जैसे बारिश में धरती की कोख से नाजुक से अंकुर फूटने लगते हैं। जो बीजें दबी हुई रह गई हैं धरती के अंदर ज़मीन में, जो घास कड़क धूप में तपकर ज़मीन के अंदर चली गई है, ज़मीन उसको निगल गई है, लेकिन जैसे ही बारिश की फुहारें आती हैं और वो पानी जब धरती पीने लगती है तो धरती के अंदर से अंकुर फूटने लगते हैं। वो अंदर दबी हुई घास फिर से अंकुरित होकर फिर से अपने छोटे छोटे जो है नोकदार पत्तियां लेकर बाहर आने लगती है और एकदम ताजी सी दिखने लगती है ना। जैसे बारिश में धरती की कोख से नाजुक से अंकुर फूटने लगते हैं, झाड़ों पर फूल खिलखिलाते हैं। इस समय में कई झाड़ों पर फूल लग जाते हैं ना, पौधों पर फूल लग जाते हैं। गगन में बिजली की गर्जना के नगाड़े बजने लगते हैं। और देखिए गगन का रूप, आकाश का रूप देखिए कि वो नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ में धरती पर पधारते हैं, है ना। नदी नाले भर जाते हैं,
बड़ी नगाड़ों के साथ आते हैं। कल कल करती नदियाँ, कल कल करते जो झरने, नदियाँ, नाले सब भर जाते हैं। पहाड़ों की चोटियों से झरने बहने लगते हैं और जब वे आते हैं तो साथ में प्रकृति की इतनी सुंदरता लेकर आ जाते हैं। झरने पहाड़ों की चोटियों से बहने लगते हैं, जिन्हें देखने के लिए हम उत्सुकता के साथ में जाते हैं। पूरी पृथ्वी मखमली हरे वस्त्र धारण कर लेती है। बारिश के पानी से हर जगह जो है हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने हरे वस्त्र पहन लिए हो। गर्मी की ऋतु इन सब बदलाव को निगल लेती है। अब क्या होता है, जब ये सारी हरियाली हो गई, सब हो गया, ठंड के मौसम में जो है फिर पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। पत्ते ज़मीन पर गिरने लगते हैं। झाड़ जो है बिल्कुल सूखे सूखे से टहनी वाले दिखने लग जाते हैं। उनकी जो सुंदरता जैसे कहीं खो जाती है। और फिर उसके बाद में जब गर्मी की ऋतु आती है तो वो इन सब चीज़ों को जो है अपने में निगल लेती है और सब वातावरण को रूखा सूखा कर देती है ना। और फिर कुछ अलग ही बदलाव दिखता है। शीत ऋतु पुराने को छोड़कर नए के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब शीत ऋतु आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं। वो पत्ते किस लिए झड़ते हैं? क्योंकि वो उस पेड़ को, उस पौधे को, इस पृथ्वी को, इस निसर्ग को नई चीज को अपनाने के लिए तैयार करती है ना। इस प्रकार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा और आगे सतत निरंतर होने वाले बदलाव कितनी सरलता और सहजता से होते हैं। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि बदलाव मतलब खिलना, बाहर लाना, पुराना छोड़कर नया हो जाना या नए को अपनाना या नए के लिए तैयार होना। झाड़ पर जब नए पत्ते आते हैं तब वे बढ़ते हैं, फिर उनकी ओट में कलियां हंसने लगती है ना। कलियां हंसने लगती है, उनसे फूल बनते हैं और पूरा वृक्ष सुगंध और सौंदर्य से भर जाता है। सुगंध और सौंदर्य का उत्सव मनाता है। फूल से फिर फल, फल से फिर बीज, फिर नए अंकुर, फिर नए पत्ते, फिर नई कलियां, फिर नए फूल, ऐसे निरंतर चलते चले जाते हैं। निरंतर बदलाव और निरंतर बदलाव यही दिखाई देता है। यहाँ बदलाव का अर्थ यानी प्रकृति जो है हमें कुछ सिखा के जाती है। क्या सिखाती है? लेकिन हम सीखने का प्रयत्न नहीं करते ना प्रकृति को देख के। प्रकृति के तो हर चीज़ में हमें बदलाव दिखाई देते हैं और वो हमें सिखाती है कि तुम भी बदलना सीखो, बदलाव को अपनाना सीखो। तो यहाँ बदलाव का अर्थ दूसरों की भावनाओं में समरस हो जाना। जो ऋतुएँ होती हैं वो दूसरी ऋतु की भावनाओं को समझती है, दूसरे मौसम की भावनाओं को समझती है, उनमें समरस हो जाती हैं। तो यहाँ बदलाव का अर्थ है दूसरों की भावनाओं में समरस हो जाना और दूसरों को समझ लेना, है ना। तो इस तरीके से हम प्रकृति के बदलाव को प्रकृति जो है हर पल नया रूप धारण करती है, इसको लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है कि रह गया हो, सब कुछ हमारा हो चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकृति संवाद ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या स्वाध्याय, श्रवणीय, लेखनीय, पठनीय, अभिव्यक्ति या संभाषणीय जो भी है वो सब आपको खूब अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए। मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। बांटने से चीज़ें बढ़ती है, बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, दुख कम हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिल बांट कर जरूर पढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते।